मित्रों, अगर मैं ये बोलूं एमपी पटवारी के लिए, जी हाँ एमपी पटवारी के लिए हिंदी का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्याकरण तो आप पढ़ते रहते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास विकास छोड़ देते हैं। साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, जब मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के कवि पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त वगैरह, माखनलाल चतुर्वेदी वगैरह, तो उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें पहले समझ लीजिए। हिंदी भाषा का इतिहास में क्या पढ़ेंगे? वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत कैसे आई, पाली प्राकृत कैसे आया, अपभ्रंश कैसे हुआ, अवहट्ट क्या है, फिर पढ़ेंगे अपभ्रंश के रूप पढ़ेंगे, सौरसेनी, पिशाची, ब्राचड़, मगधी, अर्धमगधी पढ़ लेंगे। फिर सौरसेनी में कौन कौन सी भाषा आती है ये पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी कहलाती है, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती इसमें आती है। पैसाची में लहदा पंजाबी आती है, ब्राचड़ में सिंधी आती है, मगधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी आती है। सब पढ़ने वाले हैं। अभी केवल ये ओवरव्यू ले रहा हूँ, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ। कंटेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली। फिर राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। पहाड़ी हिंदी देखिए, गढ़वाली, कुमाऊनी। गुजराती हिंदी में गुजराती। और फिर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा पार्ट। फिर बिहारी हिंदी देखेंगे, भोजपुरी, मैथिली, मगही। फिर हिंदी साहित्य का अपना काल देख लेंगे, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल वगैरह। फिर क्या देखेंगे भाई? लिपि देख लेंगे, देवनागरी लिपि, और इसके अलावा और लिपि भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं मित्रों। और हाँ, इसके अलावा हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भी पढ़ेंगे। जी हाँ, कि प्रारंभिक काल कौन सा है, भारतेंदु युग कौन सा है, पुनर्जागरण युग, द्विवेदी युग, शुक्ला युग, और फिर छायावाद क्या होता है, छायावाद के बाद प्रयोगवाद क्या हुआ है, सारी चीज़ें हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हिंदी भाषा का इतिहास शुरू कहाँ से होता है? वैदिक संस्कृत से होता है। कहाँ शुरू होता है? वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का इतिहास शुरू होता है। जी हाँ, जो संस्कृत भाषा है वो दूसरी यूरोपियन लैंग्वेजेस की तरह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली है। और हाँ, इसमें कौन कौन सा आ जाता है? इसको हिंदी में बोलते हैं भारोपी। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भारोपी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारोपी। भारत यूरोप को मिला के बना है भारोपी। इंग्लिश में बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती हैं मित्रों? समझ लीजिए, इसमें आता है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेज इसमें आ जाती हैं। तो वैदिक संस्कृत की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। वेद और उपनिषद किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में लिखे गए। वेद और उपनिषद किस में लिखे गए अगर पूछ ले तो? वैदिक संस्कृत में लिखे गए। मित्रों, वैदिक संस्कृत से कहानी शुरू होती है। भारत की जितनी भी भाषाएं लगभग सारी वैदिक संस्कृत से निकली हैं। बस एक भाषा जो है अपनी साउथ में जो तमिल भाषा है उसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी सब वैदिक संस्कृत से निकले। चलिए मित्रों, चलते हैं, आगे चलते हैं। तो वैदिक संस्कृति समय बीतते हुए लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1500 से 1000 के आसपास तक तो वैदिक संस्कृत चलती थी। फिर लोक भाषा में, आम बोलचाल में थोड़ा वैदिक संस्कृत का रूप बदल गया, लौकिक संस्कृत में कन्वर्ट हो गया। और कुछ ग्रंथ लौकिक संस्कृत में भी लिखे गए। खासकर जो अपना रामायण और महाभारत है, शॉर्ट में लिखूंगा, रामायण और महाभारत है, ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। बहुत सारे पुराण और स्मृति लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया है? रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर का जो ग्रंथ है वो पाणिनि ने लिखा था। हिंदी संस्कृत ग्रामर का पाणिनि नाम याद रखिए। संस्कृत व्याकरण का सबसे अच्छा जो किताब है ग्रामर का, वो किसने लिखा? पाणिनि ने। और इसी में एक टिप्पणी लिखे थे, अष्टाध्यायी, बहुत फेमस बुक है अष्टाध्यायी, पतंजलि ने अष्टाध्यायी नाम का टिप्पणी लिखा था पाणिनि ग्रामर पे। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। और हाँ, लौकिक संस्कृत का डेट याद कर लीजिए, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक। 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत। मित्रों, मैं पूरा PDF इसका दे दूंगा, आपको टेंशन मत रखिए। PDF आप कहते हैं, सब पूरा PDF मिलेगा, सब स्टोर है, धीरे धीरे मिलता है। अगर पहले दे दूंगा तो वीडियो नहीं देखोगे तो गेन कैसे करोगे नॉलेज? मन में आपके झूठी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि नहीं बाद में पढ़ लेंगे। बात कभी नहीं आता, इसलिए अभी पूरा वीडियो देखिए, फिर PDF में 1-2 दिन में दे दूंगा। चलिए आगे चलिए। तो वैदिक संस्कृत के बाद क्या हुआ? लौकिक संस्कृत आया। लौकिक संस्कृत के बाद पाली लैंग्वेज आई। पाली, जी हाँ, वो काल जो है महात्मा बुद्ध का काल था। मित्रों, महात्मा बुद्ध का काल। और महात्मा बुद्ध के काल में पाली लैंग्वेज का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध के ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो पाली में ही हैं। जी हाँ, उनके प्रवचन भी पाली में ही हैं। लोक भाषा थी उस वक्त, आम बोलचाल की भाषा थी पाली, 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। फिर प्राकृत आया, पाली के बाद प्राकृत आया। जो जैन ग्रंथ हैं जितने, ज़्यादातर प्राकृत में ही लिखे गए। प्राकृत भी आम बोलचाल की ही भाषा थी। और फिर आया अपभ्रंश मित्रों, फिर आया अपभ्रंश। इस वक्त तो जो लिपि थी, इस वक्त तक जो लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। संस्कृत की, पाली की, प्राकृत की मैक्सिमम लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। बाद में देवनागरी हुई, इसकी कहानी आगे समझेंगे। बाद में देवनागरी लिपि हुई। मित्रों, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट एक संक्रमण काल में, अवहट्ट कुछ समय के लिए अवहट्ट भाषा का भी निर्माण हुआ। कुछ लोग इसे अपभ्रंश में ही मानते हैं, कुछ लोग अवहट्ट में अलग मानते हैं कि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आया, लौकिक के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। एक बार देख लीजिए, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश।
वैदिक लौकिक पाली प्राकृत फिर आया अपभ्रंश, वैदिक लौकिक पाली प्राकृत फिर आया अपभ्रंश। कुछ लोग ये कहते हैं अवहट्ट भी है इसमें, तो अवहट्ट भी इसमें है कुछ लोग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अवहट्ट से फिर आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। किसका हुआ? आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। चलिए इसका आधुनिक हिंदी का विकास कैसे हुआ ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए जो अवहट्ट है या अपभ्रंश है, कुछ भी बोलिए, उसके कई रूप थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप थे। देखिए सौरसेनी है, पैसाची है, ब्राचड़ है, मगधी है, अर्धमगधी है। कौन कौन सा है फिर से देखिए? सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, मगधी, अर्धमगधी। सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, मगधी, अर्धमगधी। देखिए सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, मगधी और अर्धमगधी कैसे याद करेंगे? मगधी और अर्धमगधी तो मिलता जुलता है, ब्राचड़ अलग से नाम लग रहा है तो याद हो जाएगा, पैसाची पिसाच से याद हो जाएगा, और सौरसेनी तो पता ही है आपको, तो पूरा याद हो गया। अब ये सौरसेनी के भी क्या हैं? टाइप्स हैं। सौरसेनी के क्या है? टाइप्स हैं। देखिए क्या क्या टाइप्स हैं सौरसेनी में? क्या क्या आता है? पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ये क्या है? ये सौरसेनी के टाइप्स है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची का लहदा और पंजाबी। पैसाची मतलब लहदा और पंजाबी। पैसाची का लहदा और पंजाबी, लहदा और पंजाबी पैसाची का। ब्राचड़ का सिंधी है, सिंधी। ब्राचड़ का सिंधी है, सिंधी। ब्राचड़ का है सिंधी है, सिंधी। ब्राचड़ का है सिंधी है, सिंधी। मगधी का कौन सा है? बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया एक ही जगह के हैं लगभग। ईस्ट साइड है, पूर्व साइड है मगधी। बिहारी, बंगला, उड़िया, समी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में बोली जाती है। अर्धमगधी, अर्धमगधी थोड़ा मतलब मगधी है, पूर्वी हिंदी ये भी है। इसमें कौन कौन सा आता है? देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? अवधी तो आप पता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का इसमें रचना किया था। साथ ही बघेली मध्य प्रदेश की एक लोकल भाषा है, जैसे निवाड़ी है, मालवी, ऐसे बघेली है, बुंदेली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है बघेली किससे निर्माण हुआ? बघेली का पूर्वी हिंदी से। किससे हुआ? पूर्वी हिंदी से या अर्धमगधी। अर्धमगधी या पूर्वी हिंदी बोलेगा तो आप बघेली टिक कर देना। बघेली के लिए अर्धमगधी या पूर्वी हिंदी, अर्धमगधी या पूर्वी हिंदी। बघेली, 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 अर्धमगधी, पूर्वी हिंदी, बघेली, बघेली, बघेली। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो सौरसेनी, सौरसेनी आपने देख लिया। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती 4 भाषाएं। पैसाची में 2 भाषाएं, लहदा, पंजाबी। ब्राचड़ में सिंधी, मगधी में भी 4 हैं। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, पूर्वी हिंदी। सबसे इंपॉर्टेंट पूर्वी हिंदी अपने लिए जी, क्योंकि इसमें अवधी और बघेली है। बघेली तो अपने यहाँ की भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पश्चिमी हिंदी, जो इस सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी दिया हुआ है, इसी पश्चिमी हिंदी के भी टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? देखिए खड़ी बोली, खड़ी बोली या कौरवी भी से बोलते हैं। जी हाँ, खड़ी बोली जो आजकल हम बोलते हैं, ये कहाँ से आया? ये पश्चिमी हिंदी से आया। डायरेक्ट प्रश्न छपकेगा, कहाँ से आया? पश्चिमी हिंदी से आया। कहाँ से आया? पश्चिमी हिंदी से आया या सौरसेनी से आया। अगर विकल्प पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी लगाइए, नहीं तो सौरसेनी लगाइए। पश्चिमी हिंदी या सौरसेनी। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी से क्या क्या बना? ब्रज भाषा बना, हरियाणा बना, हरियाणवी और बुंदेली। डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा मित्रों, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा कि बुंदेली भाषा कहाँ से निर्मित हुई? तो बुंदेली भाषा आप कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से बना, पश्चिमी हिंदी से बुंदेली भाषा बना, पश्चिमी हिंदी से बुंदेली भाषा बना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट। इसी प्रकार आपका बघेली का मैंने बताया पूर्वी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से बघेली, पूर्वी हिंदी से बघेली, पूर्वी हिंदी से बघेली। पूर्वी हिंदी से क्या होगा? बघेली। और पश्चिमी, पश्चिमी से बुंदेली, पश्चिमी से बुंदेली, पूर्वी से बघेली, पश्चिमी से बुंदेली, पूर्वी से बघेली, पश्चिम बुंदेल, पूर्व बघेली। चलिए आगे आगे चलिए, आगे चलिए। राजस्थानी हिंदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक भाषा इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी में क्या क्या है? राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। ये जो मालवी है ना, इसको बिल्कुल देख लीजिए। मालवी ये मालवा की भाषा है। पूछ सकता है मालवी भाषा कहाँ से आया? राजस्थानी हिंदी से आया। कहाँ से आया? राजस्थानी हिंदी से। कहाँ से? राजस्थानी हिंदी से आया मालवी। और पहाड़ी हिंदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहाड़ी हिंदी पर देख लीजिए गढ़वाली और कुमाऊनी। आप कहेंगे सर जी आपने बुंदेली की चर्चा कर दी, मालवी की चर्चा कर दी, बघेली की, हमारी निमाड़ की चर्चा नहीं की। निमाड़ी भाषा कहाँ से आई? भैया निमाड़ी भाषा मिली जुली भाषा, मालवी भी है, उसमें थोड़ा मराठी भी है, सब मिक्स करके निमाड़ी भाषा बनी है। तो निमाड़ी भाषा क्या है? मिली जुली। गुजराती भी है कुछ उसमें। तो निमाड़ी भाषा का जो निर्माण है मिली जुली भाषा, निमाड़ी। निमाड़ी भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिली जुली भाषा है। उसमें मालवी का अच्छा प्रभाव है, मालवी का अच्छा प्रभाव देखने को हमें मिलता है निमाड़ी भाषा में। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे एक कहानी। आगे देखिए बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी बहुत ज़्यादा चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते बिहारी हिंदी। चलिए अब आगे देखते हैं। जो भाषा है, भाषा किसी चीज़ में लिखी जाती है उसको लिपि बोलते हैं। पहले ब्राह्मी लिपि होती थी ज़्यादातर भाषाओं की। अब क्या है? अब देवनागरी। भारत में ज़्यादातर जो भाषा है, सबकी नहीं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। हिंदी की तो देवनागरी लिपि ही है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती की भी क्या है? देवनागरी। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती की भी क्या है? देवनागरी। देवनागरी कितनी है?
है, 1 2 3 4 5 भाषा का है। अंग्रेजी का पूछ ले तो रोमन, उर्दू का पूछ ले तो फारसी, उर्दू की लिपि क्या है फारसी, और पंजाबी की गुरमुखी, गुरमुखी है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का। किसकी बात करेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास की। चलिए चलिए, तो जो पहला काल है, जो स्टार्टिंग का काल है 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व का, उसे बोलते हैं आदिकाल। इसको क्या बोलते हैं? आदिकाल। ये आदिकाल स्टार्टिंग का काल है, जब रचनाएं कम होती थी, कुछ प्रमुख रचनाएं हुई, धार्मिक रचनाएं हुई, उसको आदिकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिकाल। फिर आया मध्यकाल 1500 से 1800, 1500 से 1800 मध्यकाल। इतना सन का इंपॉर्टेंट नहीं, मोटा मोटा समझ लीजिए, सन नहीं पूछेगा पर मोटा मोटा समझ लीजिए कि जर्नी हुई कैसे, कहाँ से शुरू हुई कहानी। तो फिर 1800 से अब तक आधुनिक काल, 1800 से अब तक आधुनिक काल है मित्रों, 1800 से अब तक आधुनिक काल। तो ये हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास मित्रों। क्या हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहानी है। हिंदी काव्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके कुछ और भी नाम, जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो रचनाएं हुई वे वीर रस से ओतप्रोत थीं। जी हाँ, लड़ाई वगैरह की इसमें नहीं, जब लड़ाई होती है तो बिल्कुल कविता विता लोग लिखते हैं। जैसे आप देखे होंगे पृथ्वीराज रासो है चंदा बरदाई की, तो वीर काल से ओतप्रोत ये सब काल था। वीर काल से ओतप्रोत मतलब वीर काल की ज़्यादा रचनाएं देखने को मिली आदिकाल में। फिर आया मध्यकाल, मध्यकाल आया। जी हम मध्यकाल को 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मोटा मोटा बस सदी देख लीजिए, 700 से 1300 आदिकाल, फिर 1300 से 1600 आपका क्या हो जाएगा? भक्ति काल हो जाएगा। 1300 से 1600 और भक्ति काल के बाद आया रीति काल। बस ऑर्डर समझ लीजिए, पहले क्या आया? आदिकाल, फिर भक्ति, फिर रीति, और लास्ट में क्या आया? लास्ट में आपका आया आधुनिक काल। तो चलिए भक्ति काल क्या है? भक्ति काल में भक्ति रचनाएं ज़्यादा हुई, जो अपने बहुत सारे भक्ति संत हुए ना, आपको पता होगा, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे भक्ति संत ही तो हैं। तो उस वक्त की भक्ति रचनाएं यही लोग करते थे मित्रों। कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं आप समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट रचनाओं से। तुलसीदास जी के तो आप जानते हैं रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की कौन सी हैं? रामचरितमानस है। तुलसीदास जी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझ लीजिए। एक पिक्चर आई थी पद्मावती या पद्मावत, तो पद्मावत जो ग्रंथ है उनका रचयिता कौन है? पूछ लेता है पद्मावत, मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक मोहम्मद जायसी, आपने सुना होगा मालिक मोहम्मद जायसी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। पद्मावत के जो रचयिता है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी या मालिक मोहम्मद जायसी। ये किसके हैं? पद्मावत के हैं। किस भाषा में लिखा गया? अवधी में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? भाषा पूछ ले तो अवधी में ये ग्रंथ लिखा गया। किस में लिखा गया? अवधी में लिखा गया। किस में लिखा गया? अवधी। रामचरितमानस भी किस में लिखा गया? अवधी में लिखा गया। मित्रों तुलसीदास जी ने कुछ ग्रंथ ब्रज भाषा में भी लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए, कवितावली और गीतावली। जी हाँ, कवितावली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और गीतावली ये ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी केवल अवधी में लिखे हैं, ब्रज में भी लिखे हैं मित्रों, ब्रज में भी लिखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हुए। इनके अलावा तुलसीदास जी के अलावा सूरदास को आप जानते होंगे, कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो सूरदास की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? ब्रज भाषा में हैं। और सुरसागर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुरसावली और साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट। साहित्य लहरी, सुरसागर और सुरसावली, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? सूरदास जी की रचनाएं। इसके अलावा कबीरदास को आप जानते होंगे, कबीरदास की भाषा पूछ लेता है। कबीरदास की भाषा क्या है? मिली जुली भाषा है, इसलिए खिचड़ी भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? खिचड़ी भाषा, खिचड़ी या पंचमेल भाषा, खिचड़ी या पंचमेल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिचड़ी या पंचमेल भाषा, खिचड़ी या पंचमेल भाषा। कबीरदास की जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं क्या है? बीजक है, ग्रंथावली है, सखी है, अनुराग सागर है। कौन कौन सी? बीजक, ग्रंथावली, सखी, अनुराग सागर। बीजक, ग्रंथावली, सखी, अनुराग सागर। शॉर्ट में लिख देता हूँ, बीजक, ग्रंथावली जी से, सखी यश से, और अनुराग सागर। ये याद कर लीजिएगा, बाकी मैं दे दूंगा आपको नोट्स भी। तो मित्रों ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हुई भक्ति काल की। जी हाँ, भक्ति काल जो है, भक्ति काल भी 2 भागों में डिवाइड था मित्रों। कौन कौन से भाग में? निर्गुण और सगुण। जी हाँ, निर्गुण और सगुण, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको दे रहा हूँ, ये जनरली आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो भक्ति काल जो है किस में डिवाइड था? निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में ईश्वर का कोई प्रतीक नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, वो भक्ति होती है। ईश्वर को कोई फोटो में नहीं पूजते हैं, वो निर्गुण होता है, बिना गुण के, गुण रहित। हालांकि बहुत डिटेल चर्चा नहीं करूंगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट बेसिक बातें बताऊंगा। और जो सगुण होता है, सगुण में अपन मूर्ति बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, कोई ना कोई गुण दे देंगे, कोई ना कोई गुण दे देते हैं, जैसे बहुत दयालु हैं भगवान, ये सारी चीज़ें दे देते हैं, तो सगुण है। और निर्गुण में उनका कोई फोटो नहीं होता। यहाँ पे फोटो भी होता है और फोटो के साथ वाहन है, बहुत कुछ है सगुण।
तो मित्रों ये पूछ सकता है कि जो अपने कबीर हैं, कबीर जो हैं वो निर्गुण संत हैं। कैसे? निर्गुण संत। कबीर निर्गुण संत है। और फिर निर्गुण में भी दो टाइप है। निर्गुण में जो ज्ञान का सहारा लेते हैं, ज्ञान आश्रय, ज्ञान का सहारा लेने वाले क्या कहलाते हैं? ज्ञान आश्रय कहलाते हैं। और जो प्रेम का सहारा लेते हैं, प्रेमाश्रय। जो बाकी मलिक मोहम्मद को क्या बोला गया? प्रेमाश्रय में लाया गया। सूफी संत ज़्यादातर किसमें? प्रेमाश्रय में। भक्ति काल में जो सूफी संत है वो प्रेमाश्रय में है, और जो अपने कबीर वगैरह हैं वो किसमें? ज्ञान आश्रय में। ज्ञान आश्रय में। इतना डिटेल नहीं है, अब पूछेगा, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बस समझिए, अपने जो महान कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। इसी तरह जो आपका सगुण है, सगुण में दो इंपॉर्टेंट कवि हैं, तुलसीदास और जी सूरदास। तुलसीदास और सूरदास जी। तुलसीदास और सूरदास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुलसीदास और सूरदास। तो सूरदास क्या है? कृष्ण भक्त हैं तो कृष्णाश्रय बोलते हैं, और तुलसीदास राम भक्त हैं तो रामाश्रय। रामाश्रय। ये केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, नोट करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बस समझने के लिए था। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, चलिए आगे चलते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। चलिए तो मित्रों हमने क्या क्या पढ़ लिया? बहुत कुछ पढ़ लिया यार। यहाँ से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पहले थोड़ा आधुनिक काल देख लीजिए, उत्तर मध्यकाल देखिए। तो भक्ति काल हुआ। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीतिकाल बोलते हैं। रीतिकाल क्यों बोलते हैं? मतलब जो रीति चली आई उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसा ही छंद, वैसा ही अलंकार इसमें यूज होता गया, कुछ विशेष इसमें नहीं हुआ, इसलिए इसको रीतिकाल बोलते हैं। रीति को बस पालन किया, परंपरा का पालन किया। उसके बाद आधुनिक काल आया, इसमें बहुत परिवर्तन हुए। जी हाँ, गद्य की रचनाएँ स्टार्ट हुई जो पहले नहीं होती थी। ज़्यादातर पद्य होती थी रचनाएँ। गद्य में भी बहुत तरीके की चीज़ें हुई, एकांकी हुई, निबंध हुई, जीवनी हुई, अलग अलग इसमें प्रयोग किए गए। जी हाँ, उपन्यास है, ये सारे प्रयोग कब हुआ? आधुनिक काल में हुए। तो इसको भी डिटेल से समझेंगे, पर उसको समझने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जो आप पढ़े हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, तब आपको समझ में आएगा। मित्रों तो चलिए रिवीजन करते हैं हिंदी भाषा के इतिहास का। जी हाँ, वैदिक संस्कृत से कहानी शुरू हुई। वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में आया। फिर हम क्या समझे? अवहट्ट भी एक भाषा थी उस वक्त की, और अवहट्ट से ही आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ। उस हिंदी बनने के पहले क्या क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें बोली जाती थी, अभी भी बोली जाती हैं। लोकल में इन्हें बोली बोलते हैं। कौन कौन सी? सौर, सैनी, पैसाची, ब्राचड़, मगधी, अर्धमगधी। 5 हैं, सौर, सैनी, पैसाची, ब्राचड़, मगधी और अर्धमगधी। हमने क्या पढ़ा? ब्राचड़ से सिंधी निकली है। ब्राचड़ से क्या निकली है? सिंधी निकली। मगधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, समी। अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी निकली है। और सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर हमने क्या पढ़ा? पश्चिमी हिंदी के टाइप्स पढ़ा। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली। बुंदेली बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेली अपने क्षेत्र की है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी से आया। खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी से आया। मेरठ के आसपास की खड़ी हिंदी सबसे अच्छी मानी जाती है। जी हाँ, मेरठ, दिल्ली, पानीपत, इधर का खड़ी हिंदी यहाँ पे विकास हुआ सबसे ज़्यादा। फिर हमने पढ़ा राजस्थानी हिंदी, इसमें केवल मालवी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी हिंदी से मालवी आया। फिर पहाड़ी हिंदी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। गुजराती हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अर्धमगधी, पूर्वी हिंदी बहुत है इंपॉर्टेंट। बहुत काहे कि हम बघेली भाषा ही ना, आपन भाषा ही, हमारे बच्चे के भाषा ही, तो एक सिस्टम से याद कर रखा है। हाँ, एक सिस्टम से याद कर रखा है। बघेली भाषा, अर्धमगधी, बघेली भाषा। चलिए आगे चलिए। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। फिर हमने लिपि देखा। देवनागरी लिपि का उपयोग होता है, पहले ब्राह्मी लिपि का होता था। और देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती इनकी कॉमन है। फिर अंग्रेजी की लिपि पूछ ले, रोमन, उर्दू की, फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास देख लिया। आदिकाल से कहानी शुरू हुई। जी हाँ, फिर मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, मतलब भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल और रीतिकाल इसमें आया। जी हाँ, क्या है? भक्ति काल और रीतिकाल आया। फिर आधुनिक काल आया। फिर आधुनिक काल इसमें आया मित्रों। फिर क्या है इसमें? आधुनिक काल आया मित्रों। चलिए आगे कहानी देखते हैं। आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे की कहानी ये है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास क्या था। हमने पद्य का तो पढ़ लिया। क्या पढ़ा पद्य का? वही आदिकाल है, फिर मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल के बाद गद्य का इतिहास शुरू होता है। आदिकाल में हमने पढ़ा क्या? आदिकाल में जो मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई। फिर मध्यकाल में भक्ति की और रीतिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल। आधुनिक काल में स्टार्ट होता है गद्य की रचना। देखिए, प्रारंभिक काल जो है वो पूर्व भारतीय हिंदी युग कहलाता है। आधुनिक काल का स्टार्ट जब हुआ, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जब स्टार्ट हुआ, तो उसके कई भाग हुए। तो जो पहले से अभी तक चल रहा था उसको पूर्व भारतीय हिंदी युग कह दिया। मतलब उसमें ज़्यादा गद्य का विकास नहीं हुआ था। गद्य का विकास जो है भारतीय हिंदी युग के आसपास होता है। जी हाँ, प्रारंभिक काल में इतना खास विकास नहीं हुआ था। भारतीय हिंदी युग में पुनर्जागरण काल भी इसे कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गद्य का विकास हुआ। जी हाँ, गद्य
के अलग अलग रूप लिखे जाने लगे। जी हाँ, गद्य के अलग अलग रूप इसमें लिखे जाने लगे। क्या क्या लिखे जाने लगे भैया? एकांकी आपने सुना होगा, नाटक सुना होगा, आपने निबंध सुना होगा, जीवनी सुना होगा। ये सारे रूप किसके हैं? ये सारे रूप गद्य के ही तो हैं। किसके हैं? गद्य के ही हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। तो मित्रों फिर द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग आया, बस इसमें क्रम याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सन वगैरह। भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग आया, फिर शुक्ला युग आया, फिर छायावाद आया। छायावाद, उत्तर छायावाद आया। शुक्ला युग में ही छायावाद आ गया था, फिर उत्तर छायावाद आया। अब आप पूछोगे छायावाद क्या होता है? मित्रों छायावाद जहाँ प्रतीक का उपयोग करते हैं ना, प्रेम की ज़्यादा बातें होती हैं, भावनाओं की बातें होती हैं, लेकिन प्रतीकात्मक, जैसे महबूबा को चाँद बोल देना, इसमें फुल फ्रीडम रहता है, कितना भी भाव में डूब जाओ और कितना भी प्रतीक का यूज़ कर लो, कितना भी प्रतीक का यूज़ कर लो। जी हाँ मित्रों, इसे बोलते हैं छायावाद। इसके अलावा आगे जब आप चलेंगे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ, जब आप आगे चलेंगे छायावाद के बाद की भी कहानी मैं आपको अगर बता दूँ तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद आता है, चलिए आपको बता ही देते हैं क्या आता है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद ये है कि भैया इतना भाव में जो डूब गए ना, छायावाद में लोग भाव में डूब गए, तो भाव में मत डूबो, भाव में मत डूबो। प्रगतिवाद वहाँ से शुरू हुआ। कहाँ से? मार्क्सवादी कहानी से शुरू हुआ। मार्क्सवाद बोलता है कि भैया ये इतना भाव मत डूबो, जीवन की सच्चाइयाँ समझो। जीवन की सच्चाइयाँ क्या है? एक वर्ग शोषण करता है, दूसरा शोषित है। तो मार्क्सवादी रचनाएँ कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर भारत में रची जाने लगी। जी हाँ, उसे बोलते हैं प्रगतिवादी, लिबरलिज्म या प्रगतिवादी भी उसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उससे भी लोग ऊब गए और प्रयोगवाद स्टार्ट हुआ। प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद कहता है कि ना छायावाद सही है और ना क्या प्रगतिवाद सही है। प्रगतिवाद में विद्रोह की बात होती है और छायावाद में भावना कल्पना की बात होती है। तो ना ज़्यादा भाव में डूबो और ना ज़्यादा विरोध करो, जीवन की जो सहजता है उसको अपनाओ। ये कौन कहता है? ये कहता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद ये कहता है। इसके बाद मित्रों फिर हो गया, एक और चीज़ आती है जो नवीन कविता। नवीन कविता क्या है? पूरी मुक्तक है, जो मन हो वो लिखो, नवीन कविता। और फिर अकविता, अकविता या सौरठी भी बोलते हैं। अकविता क्या है? कविता के खिलाफ विद्रोह। तो ये सब हुआ है, लेकिन इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये बस जानकारी के लिए बता दिया। आपको जानने लायक क्या है कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी के प्रथम कवि जान लीजिए, सरपहा। कौन थे? सरपहा थे। कौन थे? सरपहा थे मित्रों। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सरपहा थे। और हिंदी की प्रथम रचना कौन थी? श्री वकाचार। जी हाँ, श्री वकाचार हिंदी की प्रथम रचना थी। और कौन लिखा? आचार्य देवसेन लिखे। आचार्य देवसेन ने इसको लिखा, आचार्य देवसेन ने लिखा मित्रों। इसी तरह हिंदी के प्रथम, अगर आप देखेंगे हिंदी के प्रथम महाकाव्य को देखेंगे तो पृथ्वीराज रासव। कौन सा? पृथ्वीराज रासव। इसके अलावा प्रिप्रवास। जी हाँ, इसके अलावा प्रिप्रवास भी आपको देखने को मिल जाता है मित्रों। इसके अलावा आपको प्रिप्रवास भी देखने को, जो खड़ी बोली का प्रथम काव्य है, प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का कौन सा है? प्रिप्रवास। किसने लिखा? अयोध्या प्रसाद हरिऔंध। अयोध्या प्रसाद हरिऔंध ने लिखा। और हिंदी का पूछ ले तो पृथ्वीराज रासव। किसने लिखा? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने लिखा। आपने वो सुना है ना कि अपना चूक चौहान, उसी से लिया गया। इतने उंगली इतने मीटर यहाँ बैठा सुल्तान, अब न चूक चौहान, ऐसा कुछ कविता बना है ना, वो किसमें? चंद्रबरदाई ने ही लिखा, पृथ्वीराज रासव में। तो मित्रों हमने बहुत कुछ पढ़ा। इसके अलावा एक जान लीजिए, उद्दंड मार्तंड। कई बार क्वेश्चन आया है हिंदी का। जी हाँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछ लेता है, कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। लिख के बता देता हूँ, आप लोग गलती मत कीजिएगा। उदंत मार्तंड। मार्तंड मतलब होता है सूर्य, उदंत मतलब उगाया, उगाया। जी हाँ, इस हिंदी समाचार पत्र क्या एक तरह से उगा था, राइज हुआ था, पहली बार स्टार्ट हुआ था। इसका नाम रख दिया उदंत मार्तंड। कब आया? 30 मई 1826। कब आया? 30 मई 1826। कब आया? 30 मई 1826। डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया क्या कि पहला समाचार पत्र हिंदी का कौन है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से प्रकाशित होता है, कलकत्ता से। और कौन लिखते हैं? जुगल किशोर शुक्ल। कलकत्ता और जुगल किशोर, कलकत्ता और जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल ये लिखते हैं इसको। कलकत्ता और जुगल किशोर शुक्ल लिखते हैं इसको। मित्रों हमने बहुत कुछ आज पढ़ा, लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो आप सब क्या है, आप सब भूल जाओगे।
तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार फास्ट। हिंदी भाषा के इतिहास शुरू होता है वैदिक संस्कृत से, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, अवहट्ट के बाद आधुनिक हिंदी शुरुआत होती है। इसमें सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, मगधी, अर्धमगधी आता है। सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, मगधी, अर्धमगधी। फिर से देखिए सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, मगधी, अर्धमगधी। जी हाँ, सौरसेनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से खड़ी बोली कौरवी आज की हिंदी पश्चिमी हिंदी से आता है या सौरसेनी से आता है। सौरसेनी का भाग है पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का भाग है खड़ी बोली। साथ में पश्चिमी हिंदी से बुंदेली भी आता है। बुंदेली भी किससे आता है? पश्चिमी हिंदी से। राजस्थानी से मालवी आता है अपना इंपॉर्टेंट। पहाड़ी हिंदी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजराती हिंदी भी इंपॉर्टेंट नहीं। पूर्वी हिंदी इंपॉर्टेंट। बघेली आता है, बघेली इसी से आता है मित्रों, बघेली इसी से आता है। चलिए आगे देखिए, बिहारी हिंदी भी इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है। फिर काल आ गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल में भक्ति काल और रीतिकाल भी है। फिर मैंने बताया कबीर दास, सूरदास के बारे में बताया, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताया आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्या हैं अपने कवि हैं। और फिर रीतिकाल बताया कि जो परंपरा से लिखा गया उसी को बोलते हैं रीतिकाल, को चेंज नहीं हुआ। आदिकाल में वीर रस की रचनाएं ज़्यादा हुई, वीर गाथा काल इसमें कहा जाता है। फिर इसके अलावा लिपि के बारे में बताया कि पहले लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, अब देवनागरी लिपि है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती की क्या? देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी है मित्रों। इसके अलावा मैंने आपको बताया मैंने आपको क्या? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। पहले केवल पद्य या कविता लिखा जाता था। गद्य का स्टार्ट हुआ भारतेंदु के बाद अच्छा स्टार्ट हुआ। पहले थोड़ा बहुत लिखा गया था पर इतना कोई इतिहास में उसका वर्णन नहीं है। तो प्रारंभिक काल पूर्व भारतेंदु युग को ले लिया। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, इस वक्त बहुत सारा जागरण हुआ। राम मोहन राय वगैरह ये आप सब समझते हैं, बहुत कुछ प्रगति कराए थे इसी काल में और बहुत सारे समाज सुधारक उत्पन्न हुए इस वक्त। तो भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल कहलाया। और हाँ, इसी समय गद्य का व्यापक जो है रचना स्टार्ट हुई। गद्य में क्या आता है? उपन्यास, निबंध, कहानी, जीवनी, नाटक, आलोचना, ये सब क्या है? गद्य का भाग है। फिर अपना द्विवेदी आया, महावीर द्विवेदी युग आया। जी हाँ, फिर रामचंद्र शुक्ल युग आया जिसमें छायावाद देखने को मिला, जिसमें भावना और प्रतीकों का खूब इस्तेमाल हुआ, खुली छूट थी, फ्रीडम थी। फिर उत्तर छायावाद हमने देखा जिसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की हमने चर्चा की। जी हाँ, प्रगतिवाद क्या? मार्क्स के विचारों से प्रेरित था। प्रयोगवाद जीवन की सहजता और सरलता से प्रेरित था। फिर हमने देखा हिंदी का प्रथम कवि सरबहा, हिंदी की प्रथम रचना देखा श्रावकाचार, आचार्य देवसेन ने लिखा श्रावकाचार। और फिर हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और खड़ी बोली का पूछ ले तो प्रिय प्रवास जिसे अयोध्या प्रसाद हरिऔध ने लिखा था मित्रों। और अंतिम में बता देता हूँ, हिंदी का समाचार पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है उदंत मार्तंड। कई बार प्रश्न आया है उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। किसने? जुगल किशोर शुक्ल ने। कब? 1826 के आसपास प्रकाशित होता है मित्रों। तो ये रही हिंदी की कहानी, इसको अच्छे से देखिए और हाँ कमेंट कीजिए कैसा लगा और जो भी डाउट हो पूछिए। इसके बाद मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ेंगे। जी हाँ, निमाड़ के कवि, मालवा के कवि, सिंगा जी वगैरह पूरा पढ़ेंगे। और जो लोग कवि हैं उसके अलावा मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सबको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हरिशंकर परसाई वगैरह सब देखेंगे बढ़िया डिटेल से। इसको देखेंगे तभी वो समझ में आएगा। इसको पूरा देखिए, 2 बार देखिए। धन्यवाद।